नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड हिंदी और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज बात करेंगे उस शैतान की जिसकी गिरफ्तारी के बाद महिलाएं होली खेलती हैं। आखिरकार अब तक लगभग 56 दिनों बाद शैतान शिकंजे में आ गया है। जी हां, आज हम बात करेंगे संदेश खाली की। संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 55 दिन से फरार चल रहे शाहजहां शेख को पुलिस ने उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया है। राशन वितरण घोटाला, ईडी की टीम पर हमला, जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से घिरे शाहजहां शेख फिलहाल 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस ने शाहजहां शेख से नाता तोड़ दिया है और शाहजहां शेख को यह कह सकते हैं कि सिर्फ दिखावटी तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 6 साल के लिए उसे पार्टी से निलंबित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले के आरोपी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी तल्ख और सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि शाहजहां शेख को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। गंभीर आरोपों से घिरे शाहजहां शेख पर विपक्ष हमलावर है। पार्टी ने भी किनारा कर लिया है और कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इंडिया अहेड हिंदी की ये खास रिपोर्ट। तो आखिरकार ये पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? संदेश खाली में एक वो दुर्दांत आरोपी जिसकी गिरफ्तारी के बाद महिलाएं होली खेलती हुई नजर आ रही हैं, जो माफिया है, जिसने जमीनों पर कब्जा किया है, जिसको लेकर के ईडी आरोप पत्र दाखिल करी, ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है, प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमले कराए जाते हैं। इन तमाम बातों को लेकर कोलकाता ने भी यानी कोलकाता हाईकोर्ट ने भी तल्ख और सख्त टिप्पणी दी है। कोर्ट ने जाहिर कर दिया कि शाहजहां को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी 55 दिनों तक कहां था? वहां की पुलिस सो रही थी? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर योगेश सैनी जी हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं। इंडिया हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वेद भूषण शर्मा जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ वो हम सभी ने देखा, पूरा देश देख रहा है जो कुछ हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस अब अंत में जाकर 55 दिनों बाद जाकर अपने आप को पीछे हटा रही है कि हमारा शाहजहां से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो तस्वीरें हमने दिखाई कि जब उस दुर्दांत आरोपी को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, तो ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है, ऐसा लग रहा था तस्वीरों में कि जैसे उसे संरक्षण दे रही है। और ये आरोप बीजेपी ने भी लगाए। मैं बीजेपी को कोट कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा वेद भूषण जी, कि बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की धारा कोई भी क्यों नहीं लगाई गई है? जब उसे ईडी के लिए गिरफ्तार किया गया तो वो पुलिस के पास 10 दिन की रिमांड पर क्यों है? उसको तो ईडी को सौंप देना चाहिए था, जिस तरीके का बयानबाजी टीएमसी कर रही है। वेद भूषण जी, देखिए गौरव जी, वो कहते हैं ना, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ जी। अब बंगाल सरकार ने जो 55 दिन बाद जो गिरफ्तारी जो पुलिस ने की है, वो दबाव के कारण हुई है। जिस तरह के तमाम सोशल मीडिया में, टीवी में, चैनल्स के माध्यम से और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और इवन वहाँ की जो संदेश खाली की जनता है, उसका जो दबाव था, खासतौर से महिलाओं को जो दबाव था, उसके रहते हुए ये गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल ये अपरेंट लग रहा है जिस तरह से निष्क्रियता, एक वेस्ट बंगाल पुलिस एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है और वहाँ पर तमाम तरह की बहुत बड़े बड़े केस सॉल्व किए जा चुके हैं। और एक ऐसे टटपूंजे आदमी को जिसके की एक राजनीतिक वजूद है, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण था, क्योंकि रूलिंग पार्टी में जिस तरह से उसके डिफेंड किया जा रहा था। अब ठीक है, वो अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, पार्टी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, परंतु ये तमाम जो चीजें हैं वो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा लेवल पर मिसमैनेजमेंट है, चाहे पुलिस के लेवल पर है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज को देकर है। अभी अदालत के चाबुक से किया गया है। अभी आपने देखा ममता बनर्जी के जो भतीजे भांजे हैं बनर्जी जी, वो कह रहे थे कि अब हम हाई कोर्ट से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। सुकांता मजूमदार, इच्छा शक्ति नहीं थी। जब हाई कोर्ट ने जब उनको चाबुक दिखाया कि आप, हमने इस पर रोक नहीं लगाई है, तो और तमाम जो एजेंसीज हैं
उनका दबाव था। ईडी का मुकदमा ऑलरेडी और उनके सर खिलाफ गवर्नर दर्ज ने है। भी तो आज अल्टीमेटम भी दे दिया था। सोचिए, राज्य का गवर्नर अल्टीमेटम देता है कि आपको गिरफ्तार करना होगा। हाँ बिल्कुल, जो गवर्नर साहब हैं बड़े इफेक्टिव हैं वहां पर। आप उनका एक बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, उनकी बोलचाल देखिए, उनकी समझदारी देखिए, तो आपको लगेगा वाकई में वो एक गवर्नर है, गवर्न करते हैं, एक स्टेट को गवर्न करते हैं। और उन्होंने बिल्कुल साबित किया है अपने। ठीक है, उनकी एक अपनी एक पावर्स होती हैं, एक स्टाम्प मोहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बावजूद भी उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर किस तरह से इस मामले में रिएक्ट किया है, जो कि गवर्नर से एक्सपेक्टेड था। केवल गवर्नर हाउस में ऐशो आराम से रहना एक अलग बात है, परंतु अपना वर्थ दिखाना, अपनी उपयोगिता दिखाना कानून के दायरे के रहते हुए, वो उन्होंने भरपूर अपना एक योगदान दिया है। परंतु ये एक सरकार की, मैं कहता हूं, हट धर्मिता थी या ढीठपन कह लो, कि 55 दिन तक ये इतने सीरियस ऑफेंस है, एक कैसे आदमी भागा बिल्कुल रह सकता जी। है, जबकि वो छिपा भी वही हुआ था, उसी एरिया में वो छिपा हुआ था जहां से आज पुलिस ने उसको खोज निकाला। उसके तमाम भाई अरेस्ट हो गए, तमाम उसके जो एड्स थे, तमाम जो उसके साथी थे अरेस्ट हो चुके हैं। और किस तरह से उसको संरक्षण दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई, लेट की गई। अभी भी उसमें जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो एक्चुअली allegations यही हैं, यही मेरा लेकिन सवाल था वो- अमित जी आपसे। यही मेरा सवाल था। जी जी यौन उत्पीड़न, जमीन हड़पना और राशन घोटाले, ये 3 बड़े आरोप लगाए गए। लेकिन जब एफआईआर दर्ज की गई है, रिमांड पर भेजा गया, उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि इनमें उसको जमानत मिलना मुश्किल है। यहां उसकी जो है मुसीबत जो है ज्यादा बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो मौजूदा सरकार है वो इस दुर्दांत अपराधी का साथ दे रही है। और इसी के दम पर जो तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं वहां पर, मुख्यमंत्री, वो साफ तौर पर कह रही है कि हम 40 की 40 लोकसभा सीट अकेले दम पर लड़ेंगे। ऐसी वहां पर सुशासन व्यवस्था देंगे आप? इस तरीके की व्यवस्था के साथ आप बिल्कुल। कहेंगे महिलाएं वहां पर दुर्भाग्य परेशान की हो बात रही है, हैं, लोगों को दुर्भाग्य परेशान की किया बात जा रहा है, है कि अपराधियों वहाँ को की शरण जो दे रहे हैं आप? स्टेट की मुखिया है वो खुद महिला है। जी। और किस तरह से सीरियस एलिगेशंस मॉलेस्टेशन के, ठीक है, दबी आवाज के अंदर लग रहे हैं, पर जी सरकार के ऊपर यदि जिस दिन महिलाओं को विश्वास हो जाएगा कि यदि उनके ऊपर रेप हुए, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुए, यदि आप उसकी जो एरिया है उसकी टोपोग्राफी को समझेंगे, वो एक बांग्लादेश से लगा हुआ बॉर्डर है। वहां पर गाजियाबाद दिल्ली आना जितना आसान है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी आना जाना वहां पर आसान है। जी और वह जी तमाम जो जी शक्तियां हैं बांग्लादेश से भी ऑपरेट करती हैं। तो ये जो तमाम और वेस्ट बंगाल, खास तौर से कैलकाटा, वेश्यावृत्ति के लिए, चाहे वो जो वहां पर रेड लाइट एरिया है, सोनागाछी और तमाम एरियाज हैं, वो जाना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। आप गूगल करके देखेंगे पता लगेगा। परंतु इस तरह का नंगा नाच वहां पर सेक्स का हो रहा होगा, या वेश्यावृत्ति हो रही होगी, या महिलाओं के साथ शोषण हो रहा होगा, ये सब बिल्कुल वेद जी। और अभी हमने कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई थी उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो वहां जो खुला खेल चल रहा था वो भी सामने नहीं आता। वो तो वीडियो वायरल हुई और सुप्रीम कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना पड़ा, और किस तरीके से वहां पर जो व्यवस्था है वो किस तरीके से ध्वस्त है। हमारे साथ लगातार योगेश सैनी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश जी, आपका इंडिया हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, देखिए, जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो सबके सामने है, पूरे देश देख रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है, उसको लेकर के प्रदेश सरकार पूरी तरीके से फेल नजर आती है। उसके बाद अब शाहजहां शेख के मामले में 55 दिन गुजर जाने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है ईडी के नाम पर, और फिर ईडी को नहीं दिया जाता। पुलिस अपनी कस्टडी में 10 दिन के लिए रिमांड पर लेती है, और उस दौरान क्या करती है कि बलात्कार या बलात्कार की कोशिश की उसके उकसाने के लिए जो धाराएं होती हैं उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसको शरण देने की कोशिश जो है वो वर्तमान सरकार जो वहां की है वो कर रही है। तो ये मेरा आपसे सवाल है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्या इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? गौरव भाई, देखो मैं आपको बताता हूं, पश्चिम बंगाल की कहानी को समझना होगा। पश्चिम बंगाल में ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि आप ऐसा देखोगे। उससे पहले भी तमाम घटना मैंने पश्चिम बंगाल बहुत कवर किया है। वहां पर किस तरीके से मतभेद होता है जाति धर्म के नाम पर, आपको बता नहीं सकता मैं। एक आपको लगेगा जब आप पश्चिम बंगाल अगर चले जाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में है। ममता बनर्जी वहां इतना फर्क रखती है दो समुदाय के बीच में, और एक को इतना इतना वैसे करके रखती है और एक को इतना नीचे गिरा के रखती है। वो धार्मिक स्तर पे एक धार्मिक बात हो जाएगी, लेकिन फर्क करने वाली वो इतने बड़े मंच का भी प्रयोग करती है। कैसी कैसी वो चर्चाएं वहां होती है, कैसी कैसी घटनाएं वहां होती है। हिंसा की, बंगाल की हिंसा तो आपको पूर्व में भी याद होगी, आज से 5 साल पहले भी कितनी बड़ी घटनाएं घटी थी, कितने लोग मारे गए थे। अब हम आज की डिबेट के मुद्दे पे आ जाते हैं।
देखिए, जो शहनशाह शेख है ये अब से नहीं जो है ये तैयार हुआ, या आकस्मिक आपके सामने आज ये घटना आ गई क्योंकि कुछ चीजें आपके सामने आ जी गई। इस बंदे का मैं आपको इतिहास बताता हूं, जी। इसका इतिहास योगेश इतना जी, गलत है। ये योगेश वहां जी, पर योगेश जी, ब्याज भट्टों पे जी, पैसे देने। योगेश जी जी, माफी के साथ मैं आपको रुकूंगा। यहाँ एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस फौरन हाजिर होते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है ये कितना मुश्किल भरा है वहां की आम जनता के लिए, और जो कुछ वहां हो रहा है क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर चर्चा शुरू करते हैं। अब ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शिकंजे में शैतान की। संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी महज एक औपचारिकता तो नहीं है। गिरफ्तारी के बाद आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां की स्थानीय पुलिस उसको संरक्षण देने की कोशिश कर रही है। गवर्नर अल्टीमेटम दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारी होती है क्या होता है, उस पर कोई भी संगीन धारा नहीं लगाई जाती। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। एक बात यह भी कही जाती है कि उस पर यौन उत्पीड़न, राशन घोटाले और जमीन हड़पने जैसे गंभीर आरोप उस पर लगे हैं, लेकिन अगर वहां देखा जाए तो उसको किसी भी तरीके की कोई वो पुलिस गिरफ्त में ऐसा महसूस कर रहा है जैसे पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो लगातार चर्चा मेरे साथ बने हुए हैं योगेश सैनी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वेद भूषण शर्मा जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, और भारतीय जनता पार्टी से कुशल पांडे जी हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं योगेश जी, आप जो बात कर रहे थे आप उसको पूरा कीजिए, उसके बाद फिर मैं कुशल पांडे जी आपको आऊंगा। सूक्ष्म में अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय कम है। योगेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गौरव भाई पहले नाम में बदलाव कीजिएगा, योगेश सैनी नहीं योगेश सोनी है। अच्छा सोनी, माफी माफी, मुझे मैं सोनी आपको मिला हुआ है। जी जी कोई जी, बात योगेश सैनी। अच्छा, मैं बता देता हूं आपको कि ये जो शेख जैसे जो लोग हैं जी ये अभी तैयार नहीं हुए, ये बहुत समय पहले से तैयार होने। जी मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैंने पश्चिम बंगाल कवर किया हुआ है। आपको जानकारी दे दी जाए कि ये पहले छोटे मोटे आरोपों में आता था, जाता था, करता था, फिर इसने टीएमसी ज्वाइन करा। मैं थोड़ी सी इतिहास की बात कर रहा हूं। उसके बाद इसके पास लड़ाई झगड़े लूटपाट के बहुत सारे मुकदमे होते थे। आपके रिकॉर्ड के अनुसार केवल इस पे 42 या 40 एफआईआर, लेकिन हम उन घटनाओं की तो बात नहीं करते जो वर्चस्व के चलते इस पे एफआईआर ही नहीं हुई है। इसके अलावा बता दिया जाए कि ये ब्याज भट्टों पे बहुत अधिक पे पैसा देता था, लोगों का पैसा देके जमीनें हड़पता था। अगर आप इसका केवल ज्यादा नहीं, केवल 15 साल पुराना इतिहास देखेंगे तो ये एक छोटा मोटा कटपूंजी और चोर था, लेकिन आज ये कितना बड़ा वर्चस्व वाला नेता बन गया। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जो हमें चित्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, उसका सीना जिस तरीके से बाहर निकल रहा है और उसके चेहरे का जो एक एटीट्यूड है वो साफ स्पष्ट बयां कर रहा है कि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं, पुलिस उसको संरक्षण कर रही है। वरना पुलिस की गिरफ्तारी में हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं पुलिस का एक नॉर्मल भी अगर आदमी थाने चला जाए तो जो इज्जतदार खानदानी और जो साधारण व्यक्ति होता है उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। लेकिन उसकी शैली को देखते हुए, उसकी भाषा शैली, उसकी उसकी पूरी, अगर हम पूरी स्ट्रक्चर की बात करें, कहीं वो महसूस नहीं करा पा रहे। तो जी ये जो बिल्कुल सोनी सरकारों जी, का जी गुंडों का सोनी संरक्षण है, जी, सोनी जी, गौरव, ये जो सरकार का संरक्षण है जी गुंडों जी का, जी यही जनता को जी योगेश परेशान जी, करता है। तमाम इसके पास बिल्कुल छेड़खानी के, महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान करने के मामले पहले भी बिल्कुल रहे। बिल्कुल लेकिन योगेश जी, दुर्भाग्य कई ये है बड़े कि मुकदमे जो ये हैं जो दर्ज जो हैं, और आप पार्टियां बिल्कुल हैं, सही बात कह रहे हैं। कुछ रोज पहले तक जो एक मामूली अपराधी हुआ करता था, वो आज इतना बड़ा नेता कैसे बन गया, एक बड़ा सवाल है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कुशल पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। आपका इंडिया हिंदी पर सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 55 दिनों तक संदेश खाली हिंसा का जो मास्टरमाइंड है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर होता है, उसको गिरफ्तार ईडी के नाम पर किया जाता है, लेकिन अब वहां पर उसको जो गिरफ्तार करने के बाद ईडी को नहीं सौंपा जाता है, वो पुलिस के पास ही है 10 दिन की रिमांड पर। मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा ये है, क्या केंद्रीय एजेंसियों को 55 दिनों से पहले कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी गिरफ्तारी को लेकर के? केंद्र में आपकी सरकार है। देखिए, जिस प्रकार से 55 दिनों तक शेख शाहजहां, ये कौन है? ये बहुत बड़े नेता तो है नहीं जी तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से इनको संरक्षण देकर के रखी थी, इनके नेताओं को, इनके पुलिस को, सभी को मालूम था कि शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है। जी आज 55 दिनों तक लगातार वो टीएमसी के नेताओं के साथ करीबी रहा हुआ है, उनके साथ में संपर्क रहा हुआ है। जब इस आंदोलन को वहां की जनता ने जब ये कहा
कि नहीं शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाएगा। आप देखें कि जब ईडी वहां पर पहुंची है संदेश खाली में, तो किस प्रकार से उसके ऊपर में हमला किया गया है। आज जब उन्हें लगा, वहां के लोगों को लगा कि नहीं शेख शाहजहां अब ईडी और केंद्रीय एजेंसी यहाँ पे पहुंच रही है, तब वहां के लोग आग पूरा होकर के लेकिन देखिए ये बातें सबको पता है। मेरा सवाल ये कुशल पंडित जी, एक्शन क्यों नहीं हुआ है अभी तक? क्या वहां ईडी बेबस नजर आ रही है क्या तृणमूल एरिया जो संदेश खाली है? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में ईडी, सीबीआई, तमाम तरीके की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो वहां पर बेबस नजर आ रही हैं क्या पश्चिम बंगाल में? इतना बड़ा दुर्दांत आरोपी है। ये तो सारा देश देख रहा है कि ईडी और सीबीआई के ऊपर में किस तरह से हमला हुआ है। वहां पर उनको डायरेक्ट काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। जी, काम करने जा रहे हैं, जी, काम करने जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमला करवाया जा रहा है। जी, उनके ऊपर में हमला नहीं उन्हें देखिए, मैं बहुत सूक्ष्म में अपने सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता, ना राजनीति को टिप्पणी चाहता हूं। बहुत ये मेरा बहुत आम सा सवाल है, और योगेश जी ये आपसे भी है, कुशल पांडे जी आपसे, दोनों 30-30 सेकंड में अपनी बात करेंगे। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को अगर देखा जाए तो वहां के रहवासी, जो आम जनता है, जो वहां की महिलाएं हैं, जिनके जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती हैं, ये उनके साथ गलत हुआ है। क्या मानवाधिकार आयोग को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी? 55 दिन बीत जाते हैं, लेकिन क्या इस बात का इंतजार किया जाता है कि तृणमूल कांग्रेस जो मौजूदा वहां सरकार है उस पर आरोप लगाया जा सके, उसको कटघरे में खड़ा किया जा सके? 55 दिनों तक एक आरोपी बाहर घूमता है, उस पर केंद्र में बैठी जो सरकार है या केंद्र की जो जांच एजेंसियां हैं वो कोई कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ इसलिए ताकि उसकी पूरी गलती का ठीकरा तृणमूल कांग्रेस पर फोड़ दिया जाए। जमीन हड़पने का भी उस पर आरोप लगाए। मैं बताना चाहूंगा, मैं बोलना चाहूंगा इस पर कि जैसे आपने कहा कि जिस तरह से आपने वीडियो, आपके चैनल पे वीडियो भी चल रहा है कि क्या वो एक आरोपी की तरह चल रहा है, क्या एक आरोपी की तरह उसका एक्टिविटी है क्या? आज यहाँ पर उसके ऊपर जो चार्ज लगा है शेख शाहजहां के ऊपर में, उस चार्ज को उठा करके देख रही है, सारे चार्जेस नॉन अवेलेबल लगे हैं। जी जी बिल्कुल, एक भी चार्ज मैं योगेश जी बिल्कुल जी 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 और वो इस तरह से मैं इसका जवाब वेदभूषण जी से ले लेता हूं। वेदभूषण जी, सूक्ष्म अपनी बात रखिए। क्या केंद्रीय एजेंसियों को 55 दिन बीत जाने से पहले, उसकी गिरफ्तारी से पहले उनको इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए था? मानवाधिकार को अपना दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि महिलाओं से जुड़ा मामला है वहां पर। यह मैं आपसे सूक्ष्म समझना चाहता हूं, समय कम है। देखिए, लोकल पुलिस का ये प्रेरोगेटिव है कि वो एफआईआर के ऊपर एक्शन ले, परंतु जहां तक ईडी का संबंध है, अब वो गिरफ्त में है, अदालत की गिरफ्त में है। अब वो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, यहाँ की सरकार की गिरफ्त में नहीं है। अभी आपने देखा हेमंत सोरेन का बेल करता छोड़ो, उनके लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े मिनिस्टर जो है जेल के अंदर है। अभी उनका समय समाप्त हो चुका है। जितना उन्होंने वेद जी आखिरी सवाल, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी सवाल, वेद जी, अगर आप वहां होते तो आप क्या करते? देखिए, ये इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सरकार ने जितना निकम्मापन किया है वहां पर, टीएमसी की सरकार ने वहां पर सीबीआई को इंटरफेरेंस करने से दूर रखा है, और ईडी तो चूंकि वो कर नहीं पाए, क्योंकि ईडी का जो सेटअप है, जो कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है। वेद जी, आपने एक बड़ी बात कही है जो समझने वाली है कि इच्छा शक्ति जो है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, और उसकी कमी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की पुलिस में देखने को मिली। 55 दिनों तक एक दुर्दांत अपराधी पुलिस गिरफ्त से बाहर रहता है, और पुलिस वहां पर अब दोनों हाथ खाली उसके नजर आते हैं। महिलाओं पर महिला आरोप लगाती हैं, जमीन हड़पने का आरोप लगता है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश सोनी जी आपका भी, कुशल पांडे जी आपका भी, और पूर्व आईपीएस वेदभूषण शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत आभार इंडिया अहेड हिंदी को समय देने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वेद शर्मा जी ने कही वो यही है कि जो सवाल है वो यही है कि इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए थी। ऐसे अपराधी, क्या इससे बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस ने धूल चटाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे साथ इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड हिंदी। नमस्कार।